दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो आगे आने वाली ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। क्योंकि दोस्तों आज 1 अगस्त हो चुका है और 17 अगस्त से ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और दोस्तों कल लेखपाल का भी एग्ज़ाम हो चुका है। तो अब सभी लोग लगभग ग्रुप डी पे फोकस करेंगे। तो आप भी दोस्तों अब ग्रुप डी की तैयारी में लग जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न है। दोस्तों ये सभी प्रश्न 1 लाइनर होंगे। तो आपको दोस्तों केवल प्रश्न को पढ़ना है और इसको याद रखना है। तो यहाँ पे पहला रहेगा दोस्तों आपका कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों याद रखना है कि जो यह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है यह कोलकाता में स्थित है। अगला पॉइंट है किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को टैरिफ कहते हैं। दोस्तों आयात क्या होता है? आयात मतलब कि जब हम कुछ सामान किसी बाहरी देश से मंगाते हैं तो उसे हम आयात कहते हैं और उस पर जो कर लगाया जाता है उसे हम टैरिफ कहते हैं। दोस्तों निर्यात मतलब जब हम अपने देश का सामान किसी दूसरे कंट्री में बेचते हैं तो उसे हम निर्यात कहते हैं और आयात जब हम किसी दूसरे देश का सामान अपने यहाँ मंगवाते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट है कि भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़ों दोस्तों यह NSSO जारी करता है। इसे आपको याद रखना है कि जो बेरोजगारी संबंधी आंकड़े होते हैं इसे है NSSO जारी करता है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में NSSO का फुल फॉर्म बताना है। अब दोस्तों अगला है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश दोस्तों यह 90 अंश होता है। दोस्तों इसको याद रखना है कि दक्षिणी ध्रुव होता है जैसे कि ये यहाँ हमारा पृथ्वी मान लीजिए तो इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा। और दोस्तों जो ऐसी लाइनें होती हैं ये हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका साउथ पोल है यहाँ पे जो अक्षांश होगा वह 90 अंश का होगा। अब दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा पनीर जो होता है। दोस्तों पनीर जो होता है यह जैल का एक उदाहरण है। इसको भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पनीर जैल का एक उदाहरण है। अगला है दोस्तों वानर सेना और मंजरी सेना। दोस्तों वानर सेना और मंजरी सेना यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों वानर सेना और मंजरी सेना सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों महात्मा गांधी ने सन 1930 में शुरू किया था। अब दोस्तों अगला यहाँ पे है अगला है हवा का घनत्व 14.4 होता है। तो दोस्तों इसको याद रखना कि हवा का घनत्व जो होता है यह 14.4 होता है। फिर अगला है बिजली के चमकने पर NO2 गैस उत्पन्न होती है। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो याद रखना है कि बिजली के चमकने पर NO2 गैस उत्पन्न होती है। अगला है वर्धानता एक आनुवांशिक रोग है। दोस्तों यह आनुवांशिक रोग क्या होता है? वह रोग दोस्तों जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। और दोस्तों यह जो वर्धानता है यह एक आनुवांशिक रोग है। इसी तरह एक हीमोफीलिया होता है यह भी एक आनुवांशिक रोग होता है। अब अगला है वात्या भट्टी का प्रयोग अपचयन के लिए होता है। ये भी याद रखिएगा कि वात्या भट्टी जो होता है इसका प्रयोग अपचयन में होता है। फिर अगला है अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमोनियम क्लोराइड की प्रकृति कैसी होती है। तो ऑप्शन दिया रहेगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर अम्लीय और क्षारीय दोनों। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा याद रखना है कि अमोनियम क्लोराइड की जो प्रकृति होती है जो नेचर होता है वह अम्लीय होता है। अब अगला प्रश्न है पूंजी पर सदा के लिए एक बार लगाया गया कर पूंजीगत लाभ कर कहलाता है। इसको याद रखिएगा कि पूंजी पर सदा के लिए एक बार लगाया गया पूंजीगत लाभ पर कर होता है। अब अगला है दोस्तों किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों का गुणनफल होता है। इसलिए दोस्तों जो संवेग होता है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। संवेग दोस्तों हम P से डिनोट करते हैं P = mv दोनों का गुणनफल होता है। इसलिए जो संवेग होता है हमारा या द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। फिर अगला प्रश्न हो जाता है दोस्तों भारत में प्रारंभिक सहकारी समिति कृषि समितियाँ थी। कि पूछ सकता है दोस्तों क्वेश्चन में कि भारत में प्रथम सहकारी समिति कौन सी थी। तो याद रखना है कृषि समिति थी। अगला है विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। दोस्तों राष्ट्रपति जो है यह 143 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। और अगला है सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग दोस्तों जो वह समुद्र में छिपी वस्तु की गहराई का पता लगाने के लिए जो जहाज चलते हैं समुद्र में उसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे प्रश्न के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।